3, 2। शिक्षण योजना क्या है? प्रत्येक शिक्षक कक्षा में जाने से पहले कुछ न कुछ योजना अपने दिमाग में बनाता है कि आज क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। अगर इसी योजना को निर्धारित प्रारूप पर लिपिबद्ध कर लेते हैं तो इसे ही शिक्षण योजना कहते हैं। शिक्षण योजना बनाते समय ध्यान रखने योग्य मुख्य बिंदु होते हैं। बच्चों के पूर्व अनुभव क्या हैं एवं इसका स्तर क्या है। नंबर 2, क्या सिखाना है और कितना सिखाना है। नंबर 3, सिखाने की कौन सी विधि का प्रयोग करना है अर्थात कैसे सिखाना है। शिक्षण का समय कितना होना चाहिए। नंबर 5, सिखाने में हम जिस विधि का प्रयोग कर रहे हैं उसमें किस सहायक सामग्री अथवा टीएलएम की आवश्यकता है। नंबर 6, सिखाने के लिए किस गतिविधि का प्रयोग कर सकते हैं, वो सब हमें ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण योजना हमें निम्न प्रारूप पर बनानी है। दिनांक, कक्षा, विषय, फिर हमारे पॉइंट होंगे। पहला लर्निंग आउटकम, दूसरा प्रकरण, तीसरा सिखाने की सामग्री, चौथा सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधियाँ। लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम मतलब सीखना प्लस प्रतिफल, यानी कि सीखने का प्रतिफल या अधिगम का परिणाम, सीखने की संप्राप्ति। लर्निंग आउटकम हमारा बच्चे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक से किस स्तर के कौशल को अर्जित करता है। नंबर 2, लर्निंग आउटकम बाल केंद्रित होता है। नंबर 3, लर्निंग आउटकम मापन योग्य होता है। नंबर 4, लर्निंग आउटकम छोटे छोटे होते हैं। जैसे हमारे गणित में टॉपिक पढ़ाया टिक टॉक गोज़ द क्लॉक। टॉपिक हो गया टिक टॉक गोज़ द क्लॉक। इसका लर्निंग आउटकम है बच्चे समय का मापन घंटा, मिनट, सेकंड में करते हैं। अगर बच्चा केवल घंटा, मिनट और सेकंड के सवाल कर लेता है तो यह लर्निंग आउटकम नहीं माना जाता। अगर बच्चा समय देखकर बता देता है और इसका उपयोग करना सीख लेता है तो लर्निंग आउटकम माना जाता है। जैसे हमने कक्षा में आकाश के पर्यायवाची पढ़ाए और बच्चे ने याद कर लिए तो यह लर्निंग आउटकम नहीं है। अगर बच्चे को आकाश के लिए कोई टॉपिक लिखने को दिया जाए और वह उन पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग उस टॉपिक में करता है तो यह लर्निंग आउटकम होता है। नंबर 2 होता है प्रकरण। प्रकरण वह होता है जिसका लर्निंग आउटकम पर कार्य करने के लिए हमने चयन किया है, यानी कि जिस टॉपिक का लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए हमने जिस टॉपिक का चयन किया है वह प्रकरण होता है। तीसरा है सीखने सिखाने की सामग्री, अर्थात शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली सामग्री अथवा टीएलएम का विवरण। जो हमने टीएलएम प्रयोग किया है वह सीखने सिखाने की सामग्री में आएगा। चौथा है सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधियाँ। इसमें नंबर 1 है शिक्षण की शुरुआत में। शिक्षण की शुरुआत में उन बिंदुओं को लिखें जिन पर चयनित लर्निंग आउटकम से संबंधित बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए बातचीत या गतिविधि करेंगे। साथ ही बच्चों के पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए चयनित लर्निंग आउटकम पर रोचक ढंग से प्रस्तावना प्रस्तुत करेंगे। फिर है शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान यहाँ उन गतिविधियों, प्रयोगों, प्रसंगों, कक्षा कार्यों आदि के बारे में लिखें जिन पर बच्चों के साथ कार्य करेंगे। इसमें इस बात को भी लिखना है कि बच्चों को कब एकल या जोड़ी में या समूह में अभ्यास कार्य का अवसर देंगे। यहाँ आप उन मुख्य प्रश्नों को भी लिखें जो आप बच्चों से करेंगे। उन कठिनाइयों के बारे में भी लिखें जो शिक्षण के दौरान आ सकती हैं। इस चरण में 20 से 25 मिनट लगाना उचित होगा। इस समयावधि को आप अपनी नियोजित गतिविधियों, अभ्यास कार्यों आदि के आधार पर पुनः विभाजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी की एक कक्षा में शिक्षक द्वारा पाठ का आदर्श वाचन करना 5 मिनट,
बच्चों द्वारा पाठ का सस्वर वाचन करना 5 मिनट। शिक्षक द्वारा पाठ की व्याख्या करना व उसके लिए गतिविधि करवाना 15 मिनट। फिर आता है शिक्षण की समाप्ति पर या शिक्षण के बाद। यहाँ उन बिंदुओं को लिखा जाएगा जिनके द्वारा उपरोक्त शिक्षण प्रक्रिया के उपरांत शिक्षक पाठ्यवस्तु के प्रमुख बिंदुओं को प्रस्तुत करते हुए आज के शिक्षण कार्यों को समेकित करेंगे। यहाँ यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों ने चयनित लर्निंग आउटकम को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है। इसमें आकलन के लिए कुछ सटीक प्रश्न भी होंगे। इसके उपरांत बच्चों को दिए जाने वाले पुनर्बलन व फीडबैक को भी अंकित करेंगे। इसके लिए हम अलग अलग समय निर्धारित कर सकते हैं। नंबर 5 पॉइंट है प्रदत्त कार्य या गृह कार्य। यहाँ पर बच्चों को दिए जाने वाला गृह कार्यों को अंकित किया जाएगा। फिर आता है शिक्षक की आगामी योजना। शिक्षक आगामी योजना अपना टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों का आकलन करेगा और उसके बाद देखेगा कि बच्चों ने क्या सीखा है, कितना सीखा है। उसके बाद शिक्षक अगली आगामी योजना बनाएगा कि आगे कैसा सिखाना है और किस तरह सिखाना है, और जिस टॉपिक में बच्चों का स्तर कमज़ोर है उस टॉपिक में उसे विचार करना होगा कि उसे कौन सी नई नई गतिविधियाँ अपनाकर यह टॉपिक पढ़ाना है। फिर आता है हमारा आकलन के तरीके। आकलन हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन। जो आकलन पढ़ाते समय किया जाता है उसे रचनात्मक आकलन कहते हैं। दूसरा योगात्मक या संकलनात्मक आकलन, इसे निश्चित अवधि के बाद किया जाता है, वो आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। जैसे यूटी या एग्ज़ाम, यूनिट टेस्ट या एग्ज़ाम कराते हैं तो उसमें योगात्मक आकलन होता है। नंबर 3 है निदानात्मक आकलन। जो बच्चे असफल हो रहे हैं उनकी असफलता का कारण पता लगाना निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह 6 प्रकार से कर सकते हैं, जैसे मौखिक प्रश्नोत्तरी, वर्कशीट्स तैयार करा के, अवलोकन डायरी नोट करते हैं जो नहीं सीखा है, चेकलिस्ट, वाद विवाद, कक्षा में हम वाद विवाद करा के भी इसका आकलन कर सकते हैं। उपसमूह एवं व्यक्तिगत कार्य, बच्चों को उपसमूह यानी कि समूह में या व्यक्तिगत कार्य देकर हम इसका आकलन कर सकते हैं। यह हमारे आकलन के तरीके होते हैं। निर्धारित प्रारूप पर आप अपनी शिक्षण योजना या लेसन प्लान